नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और अगले 1 घंटे आप और हम मिलकर घुमाएंगे देश का मूड मीटर। तो निकाल लीजिए अपना फोन और ऑन कर लीजिए अपना कैमरा, क्योंकि इस शो में आपके वोट से तय होती है बहस की दिशा। एक ऐसा शो जिसमें आप देश के बड़े मुद्दों पर अपनी राय देश को बता सकते हैं और ठीक उसी वक्त उसी मुद्दे पर देश क्या सोच रहा है ये भी जान सकते हैं। एक ऐसा शो है जिसमें वोटिंग और रिजल्ट दोनों लाइव। आज के मुद्दे पर आऊं उससे पहले यह जान लीजिए कि वोट करना कैसे है। तो बहुत आसान सा तरीका है। फोन निकालिए, कैमरा ऑन कीजिए और स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है उस पर फोकस कीजिए। आपके फोन पर एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सवालों की लिस्ट आ जाएगी। अपने हिसाब से जवाब चुनने के बाद सबमिट करना है और हां, आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज चुनते हैं 4 लकी वोटर जिन्हें मिलता है इनाम। तो क्यूआर कोड स्क्रीन पर आ चुका है। आप फटाफट वोटिंग करना शुरू करिए और हम आते हैं आज के मुद्दे पर। सीए लागू होने के बाद से देश की राजनीति में अलग लेवल का रायता फैला हुआ है। सच झूठ, तर्क कुतर्क और आरोप प्रत्यारोप का गजब खेल चल रहा है। सीए के विरोध में दी जा रही दलीलों में कुछ तो आधा सच है और कुछ सरासर झूठ। कांग्रेस, टीएमसी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों के बयानों से आपको साफ साफ समझ में आ जाता है कि वो एक खास समुदाय को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास मुस्लिम विरोधी, भेदभाव वाला कानून, इस तरह के पुराने जुमले हैं। लेकिन केजरीवाल अलग ही लेवल का नैरेटिव सेट करते हैं। उदाहरण के लिए, जब केजरीवाल सामने आए तो उन्होंने कहा कि सीए आपका हक मारने वाला कानून है। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी आपके बच्चों की नौकरियां खा जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके घरों के सामने पाकिस्तानियों की झुग्गियां बन जाए? जरा सुनिए केजरीवाल को क्या क्या कहा उन्होंने। भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे। ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्ये। कैसे आए? ये आपकी मिली भगत से आए कि आपकी नाकामी की वजह से आए? पूरे देश में कहां कहां आपने रोहिंग्यों को बसा रखा है? तो केजरीवाल कह रहे हैं कि सीए लागू होने के बाद पड़ोसी देशों से 2.5 करोड़ गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक भारत में घुस आएंगे, जबकि सच यह है कि सीए कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 के बाद आए किसी भी शरणार्थी को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष की तरफ से ऐसे तमाम बयान आए हैं जो सीएए को लेकर भ्रम फैलाने में लगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज ऐसे सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको अमित शाह के कुछ चुनिंदा जवाब सुनवाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे मेरी सरकार का फैसला ऐसी है, इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क
और क्यों ये देश के हित में है मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे कि क्यों विरोध में है। तो आपने गृह मंत्री को सुना और केजरीवाल को। केजरीवाल अपने बयानों में शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करते हैं। सीए के विरोध में बोलते हुए वो बहुत सफाई से इस्लामिक देशों से प्रताड़ित कर भगाए गए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को पाकिस्तानी करार दे देते हैं। वो उन्हें बांग्लादेशी भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या बोलते ही वो खुद सवालों के कटघरे में खड़े होंगे। लोग पूछेंगे कि दिल्ली में रह रहे लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ तो आप कभी नहीं बोलते। फिर सिर्फ अपने धर्म की वजह से हजारों जुल्म झेल कर गैर मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर, जो शरणार्थी हैं उनको लेकर इतनी चिढ़ क्यों है आप? लेकिन वो ऐसा नहीं बोलते, जानबूझकर नहीं बोलते। सवाल और भी उठेंगे जिन पर हम शो के दौरान चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो सवाल जिन पर आपको आज का मूड मीटर घुमाना है वो सवाल क्या है, और वो सवाल अब आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला सवाल है कि केजरीवाल के सीए विरोध की असली वजह क्या है। ऑप्शन ए है मुस्लिम वोट बैंक, ऑप्शन बी मोदी और बीजेपी का विरोध, और ऑप्शन सी क्योंकि सीए असल में भेदभाव वाला कानून है। सवाल नंबर 2, केजरीवाल गैर मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ हैं, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर क्या उनका रुख नरम है? ऑप्शन ए, हां ये आरोप सही है, ऑप्शन बी, नहीं आरोप गलत है, और सी, कह नहीं सकते। तीसरा और आखिरी सवाल, क्या गैर मुस्लिम शरणार्थियों के भारत में बसने से देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ जाएगा? ऑप्शन ए है नहीं, बेवजह का डर फैलाया जा रहा है, ऑप्शन बी है हां ये देश के लिए खतरा है, और सी, कह नहीं सकते। तो ये 3 सवाल हैं जिसके आधार पर आज आपको वोट करना है और देश का मूड मीटर घुमाना है। आप क्या सोचते हैं सीएए के मुद्दे पर, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर, और केजरीवाल और विपक्ष की बाकी पार्टियां और बीजेपी जो कह रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप सीधे बता सकते हैं, लगातार आप वोट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर जो अभी आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, और जैसे ही आप स्कैन करेंगे जो लिंक आता है, सवाल खुलेगा और आपको वोट करके सबमिट करना है उसे। आप लगातार वोट करते रहिए। हम सीधे चलते हैं अपने गेस्ट के पास और शुरुआत करते हैं आज की बहस। हमारे साथ आज 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ हैं बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, शुभ्रांश राय हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं, और संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कौशिक, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि आखिर जब केजरीवाल सीए की बात करते हैं तो ये सरासर झूठ क्यों बोलते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में 2.5 करोड़ अल्पसंख्यक हैं, अगर उसमें से आधे भी आ गए तो हम उनको कहां बसाएंगे? भाई, जबकि ये सीए कानून कहता है कि 2014 के बाद आने वाले किसी भी व्यक्ति को इसका फायदा नहीं मिलेगा, किसी को इसका लाभ नहीं मिलेगा, फिर ये सरासर झूठ क्यों बोलना? रंजीत जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि सरल भाषा में सीए को अपने तरीके से परिभाषित करें। हाँ, सवाल आप ही से शुरू करते हैं और आप ही से इसका समापन भी करेंगे। आप रंजीत जी, आप बताइए कि आपके इस प्रोफेशन से, जहां से आप हैं, जिससे आपकी कमाई होती है, और आपके पैतृक संपत्ति में मेरा कोई अधिकार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही आपके पिताजी यदि 4 लोगों को आपके पैतृक संपत्ति का अधिकार या बंटवारे करने के लिए 4 लोगों को और अपने आपके घर में रख लें और ये अधिकार उन लोगों को दे दे, आप इसे एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। ये मुल्क हमारा है, इसके जल, जंगल, जमीन, साधन, संसाधन सब पे मेरा हक है, और सबसे पहला मेरा हक है। केवल इस वजह से कि हमें यह संतुष्ट कर दिया जाए कि हम किसी की नागरिकता ले नहीं रहे, किसी को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कहां के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं? पाकिस्तानी लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, बांग्लादेशी लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। मुल्क हमारा है और हिंदुस्तान की नागरिकता आप दे रहे हैं। निश्चित तौर पे सवाल खड़े किए जाएंगे, चूंकि कहीं 2 आदमी हो या 50 हो या 31,000 हो, 41,000। संजीव कौशिक, क्या भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर कि लोगों को नागरिकता मिलती है, जहां पर कि आप 2 तरह से नागरिकता मिलती है? आप इतनी सीधी सी बात को इतना घुमाकर क्यों बता रहे हैं?
भाई नागरिकता दो तरह से होती है, एक तो जन्म से आपको मिलती है नागरिकता, और दूसरी नागरिकता आप एक्वायर करते हैं, दूसरी नागरिकता आप जाकर ले सकते हैं। भारत के लोग पूरी दुनिया भर में जाकर बस रहे हैं और वहां उसकी नागरिकता वहां की मिलती है उनको। उसी ढंग से भारत भी बहुत सारे लोगों को नागरिकता देता रहा है। क्या कोई पहली बार हो रहा है ऐसा कि दूसरे लोगों को या विदेशी लोगों को या शरणार्थियों को भारत नागरिकता दे रहा है? आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि इस देश में पहली बार कोई नागरिकता का कानून बना। सरकार जो बात कह रही है, जो कारण बता रही है, वो ये कारण बता रही है कि इन तीनों देशों से जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक लोग हैं जो वहां से यहां आए हैं उनको हम नागरिकता दे रहे हैं, यही बात है। हाँ, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो इतनी बात है, वही तो मैं कह रहा हूं। गारंटी है कि 2014 के बाद में वहां पे लोग प्रताड़ित नहीं होंगे, इस बात की कोई गारंटी है? या उसके बाद में हमारा हृदय परिवर्तन बंद हो जाएगा, ये दरवाजे बंद हो जाएंगे? या तो आप ये बात क्यों, तो ये आप बात कहिए ना कि भाई जब तक प्रताड़ना होती रहेगी तब तक आपको नागरिकता उनको देनी चाहिए। तो आप ये सवाल अगर नहीं, एक मिनट संजीव कौशिक, या तो आप इस बात से सहमत हैं कि हां प्रताड़ना हो रही है अगर धर्म के आधार पे तो उनको नागरिकता में तरजीह मिलनी चाहिए, या आप इससे असहमत हैं? अगर आप इससे सहमत हैं तो आप बोलिए कि नहीं, 2014 के बाद भी अगर लोग प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, तो आप बोलिए ना। आप तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि अगर सारे लोग आ जाएंगे तो इस देश में हम उनको कहां बसाएंगे, उनको रोजी रोटी का इंतजाम कौन करेगा? रंजीत जी, भविष्य की आशंकाएं इसी से शुरू होती है कि ये दरवाजा बंद नहीं होता है, जो दरवाजे आपने खोल दिए वो लगातार अब खुलते रहेंगे और इस तरह से लोगों का आगमन होता रहेगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि इतनी ही मजबूती की बात है, देश के हमारे प्रधानमंत्री इतने सक्षम है, एक टेलीफोन कॉल पर दो देशों के युद्ध को रुकवा सकते हैं। साहब, जो जिस देश का है यदि वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई फोरम नहीं है जहां पे हम ये बात उठा सके, उन लोगों को वहां स्थापित कराने का प्रयास कर सके? तो फिर बुला लीजिए, इन तीनों मुल्क के अल्पसंख्यकों को बुला लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, न रहे बांस न बजे बसुरी, सबको बुला लीजिए और यहीं पे रखिए उन लोगों को। जितनी चिंता आपको इस बात की हो रही है कि हमारे पड़ोसी देशों से लोग आ जाएंगे यहां पर, जो वहां प्रताड़ित किए गए अल्पसंख्यक यहां आ जाएंगे, आपको कभी ऐसा क्यों नहीं है कि कभी किसी ने केजरीवाल को सुना हो कि इस देश में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं 1.5-2 करोड़, जो एक एस्टिमेट के मुताबिक, उनके खिलाफ कभी बोलते किसी ने नहीं सुना केजरीवाल को? कभी नहीं सुना कि रोहिंग्या को लेकर के इसी तरह की चिंता आप जता रहे हो? तो भाई अचानक से आपको इतनी चिंता क्यों होने लग गई यहाँ के लोगों को लेकर? रंजीत जी, पड़ोसी के घर में कभी झगड़ा सुलझाने का मौका मिला है आपको? आप जाते हैं, झगड़ा सुलझाते हैं और कहते हैं कि आप दोनों अपने घर में आराम से रहिए। आप उसे अपने घर में लाके नहीं रखते हैं। अच्छा, आप यही कोशिश करते हैं कि आप शांति से अपने परिवार के साथ। चारू प्रज्ञा आपके आरोपों का जवाब देंगी। चारू प्रज्ञा, हाँ। देखिए, इनकी बातें ना सुनकर मुझे हंसी आ रही है। इनको कुछ चीजें हम साफ बता दें। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि भारत अकेला देश है जहां पर रेफ्यूजीज आते हैं, शरणार्थी आते हैं? यूरोप में नहीं आते क्या? जब सीरिया में जंग होती है या दुनिया के किसी और कोने में जंग होती है, क्या वहां से लोग छोड़कर दूसरी देशों में जाकर घर नहीं बनाना चाहते, शरण नहीं ढूंढते? तो क्यों भाई, भारत माता तो अपने आप को, वैसे भी हम उनको माता कहते हैं, हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो अपने पड़ोसी देशों में जिन लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, हर वक्त जो लोग पीड़ा में रहते हैं, और इस देश में आए हुए भी उनको 10 साल हो गए हैं, एक कट ऑफ डेट दी गई है। ऐसा नहीं है कि दरवाजे खोल दिए गए हैं जिस तरीके से झूठ अरविंद केजरीवाल फैला रहे हैं। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर इंसान बैठा है वो इस किस्म का झूठ कैसे बोल सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। इनमें से किसी ने भी एक्ट नहीं पढ़ी, क्योंकि इस एक्ट की 2-3 बातें हैं जो मैं यहां पर जल्दी जल्दी बताना चाहूंगी। पहली बात, ये केवल एक्ट वो है जो एक कट ऑफ डेट देती है। तो अगर आप 2014 से पहले आ चुके हैं तो सीए आपके ऊपर लागू होता है। आप उसके बाद आते हैं तो एक दूसरा प्रोसेस है, आप उसके तहत अप्लाई करिए, आपको सिटीजनशिप चाहिए तो। दूसरी बात यह है कि एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस है। फास्ट ट्रैक प्रोसेस का मतलब यह है कि अगर आप इन देशों के अलावा कहीं से आते हैं, या इन देशों से भी आप एक मुसलमान इंसान है जो देश भारत की नागरिकता चाहते हैं, फास्ट ट्रैक प्रोसेस तो नहीं होगा, लेकिन रेगुलर प्रोसेस तो है। आप भरिए एप्लीकेशन, आप मांगिए नागरिकता। ये नहीं दूसरी बात। ये तीसरी बात एक और हमको भड़काते हैं और ये झूठ कहना चाहते हैं। ये कहते हैं कि ये मुसलमान समाज के खिलाफ है और ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है हमारे संविधान का।
संविधान में आर्टिकल 14 है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसी संविधान में आर्टिकल 16(4) भी है और 16(4) के तहत ये कहा जाता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है अगर महिलाओं को ज्यादा सहायता चाहिए, बिल्कुल अलाउड है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि जितने माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ग्रांट मिलता है। आप ये सब तो क्लेम कर लेते हैं, लेकिन उस समय पे आप ये भूल जाते हैं कि आपको अपने देश में रहते हुए भी सब कुछ ठीक बात है, ठीक है, ठीक है चारू प्रज्ञा, हाँ ठीक है, आपने 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 इस कानून के बारे में जो शुरू कर हाँ जो लोगों को भ्रम होगा उस पर आपने अपनी बात कह दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी चर्चा के साथ साथ लोगों की राय भी इसमें शामिल होते रहे तो और मजा आएगा। और इसी सवाल पे 1 मिनट चारू प्रज्ञा, मैं फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं इस सवाल के जवाब में, जरा एक बार देखना चाहिए हमें। और कम 10,000 से ज्यादा लोगों ने, करीब 10,500 लोगों ने अब तक वोट किया है, और उनके हिसाब से जरा पहले सवाल का जवाब क्या है, पहले सवाल पर उनकी राय क्या है। केजरीवाल सीए के विरोध क्यों कर रहे हैं, इसकी असली वजह क्या है, इसके जवाब में क्या कह रहे हैं लोग। 81% लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए, करीब 82% लोग मानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसा केजरीवाल कह रहे हैं। मोदी और बीजेपी विरोध में ऐसा कह रहे हैं, ऐसा करीब 17% लोग मानते हैं। और सीए एक भेदभाव वाला कानून है, इस वजह से केजरीवाल इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा मानने वालों की संख्या सिर्फ 1.4% है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि लोग क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पे। और केजरीवाल भले ही अपनी तरफ से जो दलील दें, लेकिन लोग उसे कैसे ले रहे हैं, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये उसकी एक वानगी भर है। करीब 11,000 लोगों ने वोट किया है। जरा शुभ्रांश राय के पास चलूंगा मैं। शुभ्रांश राय, आपके नेता भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इसको खारिज कर देंगे। शशि थरूर ने कहा अगर, क्योंकि यह भेदभाव वाला कानून है, अगर हमारी सरकार आई तो हम इसको रद्द कर देंगे, निरस्त कर देंगे। भाई अगर आपका वाकई आपकी पार्टी का कोई स्टैंड है इसको लेकर, तो यह बात राहुल गांधी को भी कहना चाहिए। राहुल गांधी तो तमाम मुद्दों पे बात करते रहते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में बोलने का समय ही नहीं मिल रहा। भाई देश में बड़ा मुद्दा है, इतनी चर्चा हो रही है, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते इस पर? रंजीत जी, असाइलम कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे पहले भी दुनिया के तमाम देश किसी भी देश से आए हुए नागरिकों को, प्रताड़ित नागरिकों को असाइलम देते रहते हैं। ये तो वही, अभी आपने कहा बहुत बड़ा मुद्दा, ये तो वही बात है कि अभी हमारे यहाँ G20 हुआ था। G20 हर साल अलग अलग देशों में होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनसे जुड़े हुए कुछ संबंधित लोगों को लगता था कि G20 पहली बार हो रहा है। तो वही हाल है, असाइलम पूरी दुनिया में चलता रहता है। हाँ, ये इतनी बड़ी चीज, तो फिर आप इसको रद्द करने और इसको निरस्त करने पे को लेकर इतने क्यों आतुर हैं? अरे मान्यवर, हाँ रुकिए, हाँ। ये इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसका इतना बड़ा हवा फैलाया गया है। एक नागरिकता देने का अधिकार भारत सरकार के पास है। वो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, उसके बाद अगर कुछ दौलतमंद लोगों को भी नागरिकता दिया गया। मैं आपको एक छोटा सा नाम मुझे याद आ रहा है, एक बहुत फेमस सिंगर होते थे, अभी है अदनान सामी। वो पाकिस्तान के नागरिक थे, उनको भारत का नागरिक बनाया गया। कितना खूबसूरत था, अच्छा गाना गाते थे, यही काम करते थे, नागरिक बना दिया गया। किसी को कोई लेना देना नहीं है। जब आप नागरिकता देने की बात करते हैं, और वो भी तब जब शरणार्थी के रूप में आए हुए लोग हैं, तो शरणार्थी तो कोई भी आप दे दीजिए, भारत सरकार का हो, चाहे 10 लोग हो, 50 लोग हो, 100 लोग हो, 500 लोग हो, 50,000 हो, 150 करोड़ वैसे ही हमारी आबादी हो गई है। 10-20-50,000 और जुड़ जाए, भारत के नागरिक बन जाए। इंपॉर्टेंट वो नहीं, इंपॉर्टेंट ये है जो इसका मेन मुद्दा है न, अमित शाह जी का एक, तो उसी आधार पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भी नागरिकता मिल जानी चाहिए क्या? शुभ्रांश राय, रंजीत जी, फ्लो को मत तोड़िए, सुन लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि जो आ रहे हैं सबको नागरिकता दे दीजिए, तो भाई उसी आधार पे 1.5-2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, कुछ रोहिंग्या हैं, कई लाख, उनको दे देना चाहिए। मान्यवर, आपने अभी कहा कि आप इकलौते देश नहीं हो जो लोगों को नागरिकता देते हो शरणार्थी। हाँ ठीक तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, पूरी दुनिया देती है। असाइलम का मतलब यही होता है, लेकिन उसका आधार होता है ना, उसका आधार होता है। आप असाइलम लेते हैं, आप जाकर उनको एक अपना वैलिड रीजन बताते हैं कि भाई मैं इस वजह से वहां खतरे में हूं और मुझे नागरिकता दे। रंजीत जी, थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे भी है, मुझे ही देने दीजिए ना भाई। हाँ तो बोलिए, पढ़ दीजिए, मैं चुपचाप सुन लेता हूं। अच्छा नहीं तो ठीक है, हाँ बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप उस सवाल का जवाब दीजिए, उस सवाल का जवाब दीजिए तो मजा आएगा लोगों को। हाँ, किसी भी नागरिक को नागरिकता देने का अधिकार उस देश की सरकार को है।
हाँ। यहाँ भारत सरकार उनको नागरिकता देगी। अगर वो नागरिकता के मानक पे खरा उतरता है तो नागरिकता मिलेगी, नहीं मिलता है तो वापस जाएगा। बेसिक सा सवाल है। एक बात। दूसरी बात, विरोध का कारण या शक संशय कहाँ आता है? अमित शाह का एक बयान था, आपने बाकी तो अमित शाह का एएनआई पॉडकास्ट दिखाया, लेकिन ये नहीं दिखाया जिसमें अमित शाह कहते हैं कि क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले एक कानून आएगा, उसके बाद पेट से निकले हुए बच्चे को पेट में घुसाने की कोशिश की जाएगी। ये कौन सी क्रोनोलॉजी है? सवाल आपके नियत के संदेह पे है। आपकी पिछले पौने 10 सालों से सरकार है, एक दौलतमंद नहीं, लेकिन शुभ्रांश राय अभी अमित शाह ने तो खुद ही कहा कि भाई एनआरसी का तो सवाल ही नहीं है, अभी तो सीए की बात हो रही है। तो भाई सिर्फ आप मंशा पे, नियत के आधार पे आप फैसले करेंगे क्या? नियत को कोई जानता है क्या? नियत का कोई पैमाना है क्या? भाई एक राजनीतिक फैसला है, उसका राजनीतिक जवाब होना चाहिए। एक मिनट, राजनीति में मंशा बहुत जरूरी जो है, दूसरी अमित शाह का बयान है ये कि पहले सीए आएगा उसके बाद एनआरसी आएगा, नंबर 1। नंबर 2, सवाल ये पैदा होता है कि भारत सरकार को दिक्कत कहां थी? जब आप अदनान सामी को भारत का नागरिक बना सकते थे तो उन हिंदुओं ने आपका, सिखों ने, पारसियों ने आपका क्या बिगाड़ा था कि उनको आपने संजय गांधी के टीले पे पिछले 10 सालों से बिठा रखा है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लोगों को तो तरजीह देने की बात कही जा रही है शुभ्रांश राय, कि पहले नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया 11 साल चलती थी, अब कहा गया कि भाई नहीं, थोड़ी तरजीह देंगे इनको, हम 5 साल में कंसीडर करेंगे। भाई आपको तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपको शशि थरूर को ऐसा क्यों लगता है कि ये कानून रद्द कर देने लायक है, ये कानून कचरे के डब्बे में फेंक देने लायक है? शशि थरूर को ऐसा क्यों लगता है? बताएंगे ना आप? नहीं, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप शुभ्रांश राय, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अवधेश जी, ये विपक्ष के तमाम लोग, जो सारी पार्टियों के लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसे निरस्त कर देंगे, कोई कह रहा है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो अब इस देश के लोगों का सारा हक मारा गया। तो इस तरह की बातें क्या हो रही है? सिर्फ ये एक वर्ग को खुश करने के लिए हो रहा है, या चुनाव है इसलिए इसका फायदा उठाने के लिए की तैयारी में है? सर नहीं, ये दोनों बातें पर मैं करूंगा, लेकिन ये जो रिएक्शन अभी आ रहे हैं ये देखिए आम भारतीय का एकदम दिल दहलाने वाला है कि हमारे देश की राजनीति को हुआ क्या है। शुभ्रांश राय कह रहे ये नागरिकता देने का केवल विषय नहीं है, ये विषय यह है कि एक देश को मजहब के आधार पर बांटा गया, उसके लिए दंगे हुए, डायरेक्ट एक्शन डे में गैर मुस्लिमों को काटा गया, बंगाल से लेकर पंजाब तक। अगर कुछ लोग उस विभीषिका में इस देश में नहीं आ पाए, उनके साथ वायदा किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में वहां कहा कि आज से जो भी हुआ इस्लाम के नाम पर बटा है, लेकिन मस्जिद मंदिर सब रहेंगे, गुरुद्वारे रहेंगे, जिसको जाना जहां जाना है जा सकते हैं, सभी धर्म अपने अनुसार पालन करके जी सकते हैं। अगर वो स्थिति नहीं बनी है तो विभाजन के लिए जिम्मेवार जो लोग थे, क्या उनका परिणाम उनको भुगतने के लिए छोड़ दिया जाए? पहला प्रश्न तो यह है। दूसरी बात, इसलिए नागरिकता का केवल प्रश्न नहीं है कि कहीं कोई आ जाए। हमारे देश में 1955 का नागरिकता कानून है, उसका जो भी पालन करेगा उसको मिलेगा। दूसरी बात कि उससे जब लोग भाग करके आते हैं तो वीजा पासपोर्ट लेके नहीं आते हैं, चिपते हुए, मार खाते हुए आते हैं। और हमारे देश में बिना वीजा पासपोर्ट के आने वाले के लिए नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। 2 कानून है 1946, 1920 का, कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा, तो इसलिए अलग से कानून बना पड़ा। तीसरी बात यह है कि उस समय एक भूल हुई भारत सरकार से कि नागरिकता देने के लिए 19 जुलाई 1948 का डेट तय कर दिया गया। उस समय महात्मा गांधी जी की दुखद हत्या हो चुकी थी, नहीं तो महात्मा गांधी जी का मैं डेट कोट कर रहा हूं, जरा ये लोग जो कह रहे हैं ना, मैं इसमें डेट कोट करके बता रहा हूं कि क्या महात्मा गांधी जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि अगर वहां सिख और हिंदू नहीं रहना चाहते हैं तो वहां से इनको लाया जाए। 26 सितंबर 1947 महात्मा गांधी, भारत का दायित्व है कि उन्हें यहां केवल रहने ही नहीं दे, उनके लिए रोजगार सहित अन्य व्यवस्थाएं करें। बिल्कुल। अच्छा, तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली पड़ोसी देशों में जो लोग धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनकी प्रताड़ना को, उसको स्वीकार कर, उसको एक तरीके से माने। स्टार्टर में सुनिए, भारत का ये दायित्व है,
भारत ने ये वायदा किया हुआ किया। है। हाँ, अंबेडकर जी ने साफ उस समय कहा, नेहरू जी अंबेडकर का पत्र है, अंबेडकर जी ने कहा कि वहां जिस ढंग से अत्याचार हो गए हैं, मुसलमान बनाए जा रहे हैं, वहां से आने से लोगों को रोका जा रहा है, आप लाने की व्यवस्था करें। नेहरू जी ने कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं वहां से लोगों को लाने का, लेकिन वो लाया नहीं गया, क्योंकि अक्टूबर 1950 में लियाकत के साथ एक समझौता हुआ। लियाकत खान ने वायदा किया था कि हमारे यहां अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। हमारे यहां भी पूरा वायदा हुआ। 9.7% मुसलमान आज 15% के आसपास है, वहां 15% के आसपास 2% के नीचे हैं। बांग्लादेश में 22% का जो है, तो वहां वायदा नहीं हुआ है। तो बिल्कुल क्या कर पूरी सकते हैं दुनिया इसमें? पूरी दुनिया जानती है अवधेश जी इस बात को कि भाई पाकिस्तान और बाकी जो इस्लामिक देश है वहां किस तरह की प्रताड़ना हो रही है। जो वहां गैर मुस्लिम लोग वहां बच गए या रह गए विभाजन के बाद, वहां किस तरीके से जोर ज्यादती और जुल्म के शिकार रहे हैं वो, किस तरीके की किन परिस्थितियों में उनको भागकर हिंदुस्तान में या दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ती है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है, जो रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है, वो कहती है कि दुनिया में अगर धर्म के आधार पर सबसे ज्यादा प्रताड़ना कहीं होती है तो पाकिस्तान में होती है। ये बात दुनिया से भी छिपी हुई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हमारे देश में हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको लगता है कि इस पर आंख मूंद कर बैठे रहना चाहिए। अगर इसके बिना पे अगर किसी को नागरिकता में थोड़ी तरजीह, थोड़ी छूट दी जा रही है तो ये गैर वाजिब है, ये भेदभाव वाला है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। मैं इससे जुड़े हुए दूसरे सवालों की तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले 15,000 लोगों ने वोट कर दिया है। और अब जरा एक बार दूसरे सवाल का रुझान देख लेने का वक्त है कि केजरीवाल गैर मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर क्या उनका रुख नरम है? इस सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं लोग, जरा देखिए। करीब 90% लोग कह रहे हैं कि हां ये आरोप बिल्कुल सही है। करीब 8.5% लोग कहते हैं कि नहीं, ये आरोप गलत है। आप सोचिए कि करीब कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये आरोप सही है। ऐसा मानने वालों की संख्या किस कदर ज्यादा है, जरा आप देखिए। करीब 90% लोग ऐसा मानते हैं कि ये केजरीवाल वाकई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर के नरम है, जबकि वो जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको उनके खिलाफ बोलते हैं। अब इस तरह के जब जवाब आ रहे हैं, संजीव कौशिक, ये इस तरह के रुझान हैं। आप और दिल्ली वाले लोगों की भी जरा राय एक बार दिखाइए, इसमें जरा स्क्रीन पर डालिएगा कि दिल्ली वाले लोग क्या कह रहे हैं, तो संजीव कौशिक को यहां के लोगों का जनमानस भी समझने में आसानी होगी। दिल्ली के लोग भी करीब करीब उसी ट्रेंड पे हैं। 92 बल्कि और ज्यादा 92.5% लोग कहते हैं कि हाँ, ये आरोप सही है कि केजरीवाल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के प्रति नरम रुख अपनाते हैं। क्या कहेंगे संजीव कौशिक? ये तो 92% आप दिखा रहे हैं। हमें तो लग रहा था कि 100% दिखाना चाहिए था, और 100% लोग ऐसे ही बोल रहे होंगे। पता नहीं दिल्ली वाले लाइव वोटिंग है रखते हैं तो केजरीवाल जी को कौन लाइव वोटिंग है वोट? ठीक है सर, हम उस पर प्रश्न खड़ा नहीं कर रहे हैं। वोट तो ये कह रहे हैं कि हम तो ये कह रहे हैं कि जब 92.2% की बात हो रही है कि इतने लोग उसके अगेंस्ट में हैं, तो आखिर ये वोट देने वाले हैं कौन? केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं कौन, जो उनके विचारों से इतना असहमति रखते हैं? तो ये अपना ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये एक सवाल पे असहमति रखने वाले लोग, किसी खास सवाल पे असहमति रखने वाले लोग उनको वोट भी नहीं देंगे। मैं उसी पे वो एक अलग वोट देना अलग। मैं उसी पे आ रहा हूँ, रोहिंग्या पे भी आ रहा हूँ और बांग्लादेशी पे भी आ रहा हूँ। संजीत जी, आप तो काफी वरिष्ठ हैं और आपको जानकारी होगी कि 2014 के बाद ही सबसे ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आए। इनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? फेल्योर कौन हुआ? आज जब इस तरह की बातें हो रही है, अभी कहा जा रहा है, हम लगातार उसी वक्त से एक बार भी हमने ये नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान इसमें कहीं करने की कोशिश की जाए। सीएए में भी हमने एक बार भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी तो ये विरोध उनके खिलाफ नहीं, जब आकर बस रहे थे तो कभी बोलना चाहिए था ना केजरीवाल जी। केजरीवाल जी का नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के एक नेता का बयान जरूर मैं सुनाऊंगा। अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि रोहिंग्या शरणार्थी हैं और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सुनिए, ये आपके पार्टी के नेता कहते हैं, केंद्र सरकार इनको जगह दे, कहीं बसाए। झुग्गियों में जिस हालात में रह रहे हैं गर्मी में, ये इंसानियत का तकाजा नहीं है। आप उसको नहीं हटा सकते हैं, और अगर हटाएंगे तो कोई ना कोई तो जगह देंगे। इतनी हमदर्दी हमने रोहिंग्या से और उनसे, और जो वहां से मार कर प्रताड़ित करके भगाए गए जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, उनसे इतनी चिढ़। उनको लग रहा है, आप कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि आपके घर के सामने वो झुग्गी बना लेंगे, क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? भाई आधी एक बड़ी आबादी दिल्ली की झुग्गी में रह रही है, लोग बर्दाश्त करते हैं, तो इतनी नफरत क्यों है केजरीवाल जी को? भाई
20 सेकंड हमें भी समय दे दिया। हाँ, बोलिए ना। आपकी बात भी रख लें। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि हमने एक बार भी हिंदू मुसलमान नहीं किया। कल ही केजरीवाल जी ने कहा था कि इस पे अब राजनीति शुरू होगी, और राजनीति का वो नमूना आज ही देखने को मिला कि वो सारे शरणार्थी केजरीवाल जी के दरवाजे पे पहुंच गए, चुने हुए देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाकर के। हाँ। और अलोकतांत्रिक तरीके से वो अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। वो सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। सबसे बड़ी बात ये, वो हमारे ही मुल्क में आके हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि को आईना दिखा रहे हैं, उनके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो राजनीति तो शुरू हो ही गई, जिस राजनीति की बात की जा रही थी। और उनको प्रश्रय देने वाले, उनको छूट देने वाले, उनके पक्ष में खड़े होने वाले कौन लोग हैं, वो भी सीधा खुलेआम दिखाई दे रहा है। तो इस बहाने जो 2019 की बात है, दिसंबर 19 की बात है ना, दिसंबर 19 के बाद में 4 सालों के बाद में यदि आज जो शरणार्थी होते हैं उनके मानवाधिकार नहीं खत्म हो जाते हैं संजीव कौशिक? जो शरणार्थी होते हैं उनके पास भी वही मानवीय अधिकार होते हैं जो बाकी लोगों के पास होते हैं। जैसे अमानतुल्लाह खान को लग रहा था कि भाई ये गर्मी में झुग्गियों में रह रहे हैं रोहिंग्या, तो इनको बेहतर सुविधा मुहैया करानी चाहिए। ये बात केजरीवाल जी को या आपकी पार्टी के दूसरे नेताओं को लगना चाहिए था उन शरणार्थियों के बारे में भी। वैसा तो नहीं लग रहा। इस बात से तो इनकार आप भी नहीं कर रहे होंगे कि राजनीतिक में टाइमिंग बहुत मायने रखता है। और कमाल की टाइमिंग ये देख लीजिए कि किस टाइमिंग में इसको लाया गया और किस तरह की बातें हो रही है। शुभ्रांश राय भी कुछ इस पर जोड़ना चाह रहे हैं। शुभ्रांश राय, हाँ बताइए। आपने बड़ा सुंदर शब्द यूज किया, कहा मानवाधिकार सबका रहता है। हाँ। बिल्कुल सही है, मानवाधिकार सही रहता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरे मन में जिज्ञासा आ गई। हाँ। कि हम सब लोग दिल्ली में रहते हैं, ये रोहिंग्या वाले बांग्लादेश और बर्मा से दिल्ली सीधे पहुंचे कैसे? इन्होंने कौन सी जहाज ली थी? हाँ। बॉर्डर के सुरक्षा की जिम्मेदारी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की थी। हाँ। और ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है जिसका जवाब चारू प्रज्ञा को देना चाहिए। क्या एक मिनट रंजीत बाबू, एक मिनट, तो क्या बॉर्डर की जब सुरक्षा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की थी, हाँ। उन्होंने वहां अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाया? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते थे कि रोहिंग्या जो है वो बांग्लादेश और बर्मा से सीधे आए और पूरा हिंदुस्तान पार करते हुए राजधानी? ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भी इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन चारू प्रज्ञा को जवाब देना चाहिए इसका कि हाँ दिल्ली तक कैसे आ गए। वैसे तो हिंदुस्तान में हर जगह है बांग्लादेशी और रोहिंग्या, सिर्फ दिल्ली में नहीं है। लेकिन ये बात वाकई झारखंड था, बिहार था, उत्तर प्रदेश हाँ, चारू प्रज्ञा जरा शुभ्रांश राय के इस आरोप का जवाब दीजिए, आपको देना चाहिए। हाँ चारू प्रज्ञा जी, देखिए इन सब की सारी बातें सुन के मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है और शायद ये लोग मुझे इसका जवाब दे पाए। एक तरफ ये कहते हैं कि धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए सीएए हमको पसंद नहीं है। उसी समय पर यही लोग कहते हैं कि धार्मिक आधार पर भेदभाव की तो बात आप अलग छोड़िए, सब धर्म एक समान नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, इसलिए हम यूसीसी के खिलाफ हैं। तो भैया पहले तो ये निर्णय ले लीजिए कि सब धर्म एक समान है या नहीं है, और अगर एक समान है तो बोलिए यूसीसी अच्छी बात है, और अगर एक समान नहीं है तो फिर बोलिए सीए अच्छी बात है। इतना कन्वीनियंट स्टैंड, इतना कंफ्यूज स्टैंड आप लेते हैं। बेसिकली आपका जो स्टैंड है ना वो एंटी मोदी स्टैंड है। आपके स्टैंड में कोई लॉजिक नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, आपको केवल मोदी जी के लिए हुए हर निर्णय को अपोज करना है, ये आपकी हकीकत है। अच्छा, एक समझ आप में शायद अभी लैकिंग मुझे लग रही है। घुसपैठियों में और शरणार्थियों में बहुत फर्क होता है और आप उन दोनों को एक नजरिए से नहीं देख सकते। लेकिन आप तो उस पार्टी से आते हैं जहां पर घुसपैठियों को तो ईडब्ल्यूएस के घर बांटे जाते हैं और जो सच में शरणार्थी हैं उनके लिए आप गाली गलौच निकालते हैं। तो ये अपनी सोच को आपको सुधारना पड़ेगा, इस सोच के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अमित शाह जी ने पहले ही कह दिया था 2024 के चुनाव के पहले सीएए लागू हो जाएगा। तो जब वो कोई बात बोलते हैं आप सीरियसली ले लिया करिए, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। और जो बार बार एक डायलॉग आप मार रहे हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी वाली बात उन्होंने पेगासस स्पाईवेयर के बारे में कही थी, सीए के बारे में कभी भी नहीं कही थी, कभी भी नहीं कही थी। या तो आप प्रूव करिए, मुझे उनका लाइन पढ़वाइए, दिखवाइए, तब मैं आपकी बात मानूंगी। और सबसे आखिरी बात, यहां पर हल्ला मचाने वाले आप, यहां पर प्रोटेस्ट करवाने वाले आप, प्रोटेस्ट करने वालों का साथ देने वाले आप, और आप आके ये कहते हैं कि बीजेपी ने ये लाया ही इसलिए बहुत सारे देशों में शरणार्थी जाते हैं, नेचुरलाइज हो जाते हैं, उनको सिटीजनशिप मिल जाती है। ये हल्ला क्यों मचा रहे? भाई हल्ला तो आप मचा रहे हैं।
हमने इन द रेगुलर कोर्स ऑफ वर्क एक काम किया। हर चीज का हल्ला मचाने का आपने हक उठा रखा है। और मैं फिर से कहूंगी, आप कह रहे चुने हुए मुख्यमंत्री के घर के बाहर कोई किस इस तरीके की बातें कैसे कर सकता है? तो चुने हुए मुख्यमंत्री अपने खुद के देश के कानून को पढ़े बिना उस कानून के खिलाफ झूठ बातें, भ्रम फैलाने का काम कैसे कर सकता है? और इन सारे मुख्यमंत्रियों के लिए मेरे पास एक मैसेज है, वो चाहे साउथ इंडिया के कुछ मुख्यमंत्री हो या पश्चिम बंगाल के कुछ मुख्यमंत्री हो, आप जब शपथ लेते हैं ना मुख्यमंत्री बनने की, आप देश के संविधान की शपथ लेते हैं। आप किसी स्टेट के संविधान की शपथ नहीं लेते, आप भारत के नागरिक हैं। तो आप आराम से ऐसे बोल देते मेरे प्रदेश में तो लागू नहीं होगा सीए। कौन सा है भैया आपका प्रदेश? भारत में ही तो आता है। एक ही देश है, आपका भी, हमारा भी, हम सबका। और नागरिकता, बिल्कुल, और नागरिकता देने नहीं देने का फैसला, नहीं देने का फैसला सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सो अब एक वक्त है, हम आएंगे शुभ्रांश राय, आपके पास अभी आते हैं, बिल्कुल। लेकिन जरा देखिए जो लोग वोट कर रहे हैं, तीसरे सवाल के जवाब में क्या रुझान दिख रहा है? क्या गैर मुस्लिम शरणार्थियों के भारत में बसने से देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ जाएगा, जैसा कि केजरीवाल कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं लोग? 88% लोग मानते हैं कि बेवजह का डर फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा मानने वाले लोग कि हां ऐसा होने से, यानी कि गैर मुस्लिम शरणार्थियों के भारत में बसने से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 10% है। यानी कि जो लोग मानते हैं कि खतरा है, उससे कहीं ज्यादा, करीब उससे 8-9 गुना ज्यादा लोग मानते हैं कि गैर मुस्लिम शरणार्थी जो पड़ोसी देशों से आ रहे हैं वो भारत की सुरक्षा के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है। तो ये है आम लोगों की राय। बड़ी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा अपने दर्शकों से कि लगातार आप इस पर वोट करते रहिए, वोट मीटर, मूड मीटर देश का घुमाते रहिए, और हम इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे अवधेश कुमार का। अवधेश जी, जो आप बात कह रहे थे अभी, उसी सिलसिले में कि भाई ये तो सबको पता है कि ये जो चीजें कही जा रही है, जो बयानबाजी हो रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि अभी देश में कुछ दिनों में चुनाव हैं, और चुनाव में सबको एक मैसेज देना है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने वोटर को एक मैसेज देना है, और सबको पता है कि उसका वोटर कौन है, इसलिए उसके हिसाब से बयानबाजी हो रही है। लेकिन ये कहना कि अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो वो इस कानून को निरस्त कर देंगे, रद्द कर देंगे, इस तरह की बात करना कितनी जिम्मेदारी वाली बात है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो बाजाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, और ये कहा कि 370 हमारी सरकार आएगी तो हम 370 को वापस हटा देंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो कांग्रेस का बयान ये आया कि अब ये मैटर क्लोज्ड हो गया, इस पर बहस नहीं होगी। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तब भी कांग्रेस ने घोषणा की कि वहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर की घोषणा थी। आज मंदिर बन गया, तो ये बोलते हैं वही होगा, ये क्यों मानते हैं? ये तो इनकी अपनी समस्या है कि इस समय, देखिए, इस समय भारत में 3 नेताओं में नरेंद्र मोदी विरोध सेकुलरिज्म का चेहरा बनने की होड़ है INDI में, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में। तो तीनों एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद जी ने तो केवल बोल के छोड़ दिया है, ममता जी तो सड़कों पर उतरवा रही हैं, और आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है हमारे समय। राहुल गांधी न्याय यात्रा चल रहे हैं और वहां इस इशू को उठा रहे हैं। इसमें यह लगे कि मैक्सिमम मेजोरिटी मुस्लिम वोट हमारे साथ आएगा, 30% मुस्लिम वोट पश्चिम बंगाल में है, और भविष्य में जो पॉलिटिक्स होगी एंटी नरेंद्र मोदी विरोधी, वो वोट हमारे पक्ष में एकजुट हो। 4 अगस्त 2005 को ममता बनर्जी ने लोकसभा में मामला उठाते हुए कहा था कि बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता देना चाहिए, ये सरकार नहीं दे रही है, ये गलत हो रहा है। जब सोमनाथ चटर्जी ने उसको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कागज फेंका था। मनमोहन सिंह ने 18 सितंबर 2003 को, उस समय वाजपेयी की सरकार थी, कि बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो शरणार्थी के रूप में अगर हमारे देश में वो रहना चाहते हैं तो सरकार को उदार रवैया अपनाना चाहिए। तो अगर इससे वो परे जा रहे हैं तो ये इसको क्या नाम दे सकते हैं? लेकिन अगर जो कहते हैं कि वापस ले लेंगे, एक तो उनकी सरकार आएगी, कब आएगी, इस समय देश आपका जो मूड मीटर नहीं, आपका जो मूड मीटर है, देखिए, मूड मीटर वोट का भले द्योतक हो नहीं हो, मूड मीटर ये बता रहा है कि देश किस दिशा में सोचता है, लोग क्या सोच रहे हैं, खास करके कम से कम हमारे जो व्यूअर हैं वो क्या सोचते हैं इन सवालों पे, वो तो कम से कम पता लग ही रहा है देश को। एक बार फिर से संजीव कौशिक, ये सवाल, बहुत कम समय है हमारे पास, इसलिए एकदम संक्षेप में जवाब दीजिएगा
कि टैक्स पेयर का पैसा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पे उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब हो जाएगी जब अगर वो शरणार्थियों पे, जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, उन पे अगर वो पैसा खर्च हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज टैक्स पेयर के पैसे का सवाल उठाया है केजरीवाल। हिंदुस्तान का एक भी रुपया सारे टैक्स पेयर के ही है सर। सरकार के पास जो पैसा है वो हमारे और आपके टैक्स के ही पैसे हैं। हमारी चिंता सिर्फ इतनी सी है कि जिस शरणार्थी के बारे में इतना सॉफ्ट कॉर्नर रख करके सरकार इस तरह की बात कर रही है, और यहाँ भी कुछ कमोबेश वही चर्चा यहाँ भी चल रही है कि जितने लोग विरोध करने वाले हैं राजनीतिक दल, वो सब अपने नफे नुकसान को ध्यान में रखते हुए विरोध कर रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि आपने भी अपना राजनीति सिर्फ देखा है इसमें। पता नहीं, आपने भी सिर्फ राजनीति ही देखा। रंजीत जी, पता नहीं, आप एक बार एक लाइन शायद एक लाइन आप भी जोड़ देते हैं इसमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि इसको लाया भी गया है, राजनीतिक नफा नुकसान को ही ध्यान में रख करके इसको लाया भी गया है। एक लाइन ये भी जोड़ देते तो बड़ा खूबसूरत लाइन हो जाता। वो सवाल आप वो आरोप लगा सकते हैं, चारू प्रज्ञा और बीजेपी पे आरोप लगा सकते हैं, तो उसमें कोई ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक पार्टी जो लगातार विकास के रथ पे सवार होकर राम मंदिर के दरवाजे तक गई, 400 पार। जल्दी बात खत्म करिए, हम लोग समय खत्म हो रहा है। वो बहाने वो पूरे कैसे होंगे, उसकी शुरुआत हो गई है और लगातार इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी और इस पक्ष उस पक्ष बहुसंख्यक अल्पसंख्यक अब ये चलता रहेगा लगातार इलेक्शन तक। ठीक है, तो आज के मूड मीटर में वक्त इतना ही था हमारे पास, और अब वक्त हो गया है कि आज के मूड मीटर में 4 लकी वोटर जिन्होंने वोट किया और जिनको मिला है इनाम, उनका नाम अनाउंस करने का। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज कौन है वो 4 लकी वोटर। तो राजदीप रॉय पश्चिम बंगाल से हैं और जागृति मिंजरोला हैं गुजरात की। इन्हें मिला है आज इनाम, और उनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे ताकि उनके नाम की पहचान हो जाए। सुषमा कपूर हैं दिल्ली से, और नवीन चंद्र उत्तर प्रदेश से हैं। 8928 और 5265 ये इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है। तो आप चारों को मिला है आज का इनाम, आप आज के लकी वोटर हैं। और मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था। कल किसी और मुद्दे पर होगी मुलाकात और होगी चर्चा इस पर। आप बने रहिए नवभारत के साथ, जहां